हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। एक बड़े से होटल के शानदार स्वीट में एक खूबसूरत लड़की दुल्हन के जोड़े में कमरे के एक कोने में नीचे फर्श पर खुद में सिमटी हुई बैठी है। ना सिर्फ खुद में सिमटी बैठी है पर बुरी तरह से रो भी रही है। उस रूम में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन वह लड़की ये आंसू अपनी विदाई पर नहीं बहा रही थी। वहाँ मौजूद हर इंसान उस लड़की पर ताना कस रहा था। एक औरत कामिनी जो दूल्हे पक्ष की तरफ से थी और अलग एकमात्र ही हेर फेर कर दे जो काली बनते हैं वैसी ही थी। कामिनी मजाक उड़ाते हुए बोली, सुप्रिया जी, कैसे संस्कार दिए आपने अपने बेटी को। अरे अगर इतना ही दुल्हन बनने को मारे जा रही है तो पहले छोटी की शादी करा देते। बताइए, डायन भी 4 घर छोड़ देती है। इस लड़की ने तो अपनी ही बड़ी बहन के दूल्हे पर ही डाका डाल दिया। अगर आपकी छोटी बेटी से उसकी जीवन संभालना नहीं चाह रहा है तो एक ही मंडप में इसके भी हाथ पीले करवा देने थे आपको। कम से कम ये तो जग हंसाई तो नहीं होता ना। और फिर वो औरत मन में ही बोलती है कसमकत होते हुए, मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। उस औरत की बात सुनकर दुल्हन के जोड़ी पे बैठी हुई लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है, साथ ही साथ अपने कानों पर भी हाथ रख लेती है और अपने आंसुओं की रफ्तार बढ़ जाता है। लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर जो उसके आंसू पोंछे। हर एक नज़र में उसके लिए सिर्फ तिरस्कार था। वह लड़की वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन भाग कर जाती भी कहाँ। लोगों के ताने और तिरस्कार भरी नज़रों से बचने के लिए शादी के मंडप से भागकर ही तो इस रूम में आई थी, लेकिन बच नहीं पाई तानों से। हाँ, मगर इतना ज़रूर था कि भीड़ ज़रूर कम हो गई थी। नीचे जहाँ पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, अब सिर्फ गिनती के रिश्तेदार ही थे उस कमरे में। लेकिन उसकी नज़र की तपिश और तानों की धार में कोई कमी नहीं थी, बल्कि धार और बढ़ती जा रही थी। दूसरी औरत जो दूल्हे की माँ है, दुल्हन की माँ सुप्रिया जी से बोलती है, सुप्रिया, यह क्या तमाशा है। तुम जानती हो आदित्य तो पहले से ही शादी नहीं करना चाहता था। कितने जन्नत से मनाया था मैंने। आपने आदि को इतने धोखे, कितने तमाशे लिखे हैं। मेरे बेटे की ज़िंदगी में रिश्ते से भरोसा ही उठ गया था, लेकिन मेरी हर कोशिश ना काम करने की कोई ना कोई आ ही जाती है। एक शब्द नहीं बोल पा रहा है मेरा बेटा, खामोश बैठा है। अगर तुम्हारी छोटी बेटी शिवान्या को इतना ही पसंद था तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी शिवानी की जगह शिवान्या से ही शादी करा देती। एक बार पूछ तो लेती अपनी बेटी से। सुप्रिया, मेरा यकीन करो संजना, मैं खुद को हैरान हूँ। पता नहीं इस शिवान्या के दिमाग में क्या चल रहा था। शिवान्या दुल्हन की जोड़ी में बैठी लड़की है जो अब सिर्फ रोए जा रही थी। एक भी शब्द नहीं निकाला था उसने मुँह से। पहली बार उसके कांपते होठों से शिवन्या के मुंह से एक शब्द निकला है, मॉम। लेकिन इसके आगे शिवन्या कुछ बोलती, सुप्रिया आगे बढ़ के उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारती है और बोलती है, चुप हो बेशर्म कहीं की, यह सारा तमाशा तेरा किया हुआ है। पैदा होते ही गला घोट देती तेरा, तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने, और अभी आंसू बहाकर तमाशा बना रही है तू। तुझे लगता है तेरे आंसुओं से मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला है। उधर देख, अपनी बड़ी बहन को क्या हाल हो रही है। उस बेचारी का इतने सदमे में है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे, पत्थर बनी बैठी है। मुझे नहीं पता था कि अपनी बड़ी बहन के लिए इतनी नफरत के लिए तू बैठी है अपने दिल में। मुंह में दही जमा कर बैठी है क्या, बताती क्यों नहीं। क्यों, तुझे क्या हुआ है, क्यों किया तूने ऐसा। शिवन्या, मॉम आप ऐसे। सुगकते हुए बस इतने ही शब्द निकले थे शिवन्या के मुंह से, तभी सुप्रिया जी और एक झनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर छाप देती है। और इस बार यह थप्पड़ इतना जोर से था कि शिवन्या का होठ कट जाता है
और वहाँ खून रिसने लगता है और एक दर्द भरी चित्कार उसके मुंह से निकल जाती है। अब सुप्रिया जी शिवन्या के करीब आकर उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे पर अपने हाथ के दबाव कसते हुए उसके कान में बोलती है, सच वही है जो मैं इस वक्त बोल रही हूँ। खबरदार, अगर सच्चाई तेरे होठों पर आई तो तेरी दादी और मेरा वो अपाहिज बाप सड़क पर आ जाएगा। ये लोग तो वैसे भी तुझे मुश्किल में ही अपनाएंगे। जो इल्ज़ाम लगा है चुपचाप सर झुका कर सुनती रह, ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत कर। वैसे भी मुझे यकीन है वह बुढ़िया माना ही लेगी इन लोगों को। इतना तो यकीन है मुझे अपनी प्यारी सासू माँ पर। और अगले ही पल सुप्रिया जी चीखते हुए बोली, जो काम तेरे पैदा होते नहीं कर पाई क्योंकि पता नहीं था कि तू इस गुल खिलाएगी, आज वो कर देती हूँ। कहकर सुप्रिया के हाथ शिवन्या के गर्दन में चले जाते हैं और अब वो शिवन्या को गला दबाते हुए बोलती है, तेरी जगह कोई और होती तो मैं अब तक जहर खा लेती या फिर किसी नदी नाले में डूबकर मर जाती। मेरी ही गलती है कि तेरी जैसी बेगैर की दुनिया में ले आई। आज अपनी गलती सुधार लूंगी। बोलते हुए सुप्रिया के हाथ शिवन्या के गर्दन पे लगने लगे। शिवन्या की सांसें मध्यम पड़ जाती है। तभी एक रोबीली आवाज़ कमरे में सुनाई देती है, रुक जाओ, कन्यादान कर चुकी है आप, अब वो हमारी खानदान की बहू है। खबरदार आप अगर इसके बाद किसी के भी ऊपर हमारी बहू को कुछ भी कहा तो क्या किया जाएगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह रोबीली आवाज़ थी रघुवर रायचंद की। रायचंद परिवार के सबसे बड़े सदस्य के दुल्हा के दादाजी, जिनकी बात काटने की हिम्मत रायचंद परिवार में किसी की भी नहीं थी। यह सुनते ही हाथ तुरंत शीतल पड़ जाते हैं। वह रघुवर जी की तरफ देखती है तो उसकी नज़रों का ताप देखकर नज़रें नहीं मिला पाती है और तुरंत शिवन्या से दूर हो जाती है। सुप्रिया जी के शिवन्या से दूर होते हुए देख बूढ़ी महिला दौड़कर शिवन्या को गले लगा लेती है। उन बुजुर्ग महिला के गले लगाते शिवन्या जोर जोर से रोने लगती है और सुबकते हुए बोलती है, हमने कुछ नहीं किया दादी माँ, कुछ भी नहीं किया दादी माँ। हम दी के साथ ऐसा कभी सपने में भी करने का नहीं सोच सकते। वह बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि शिवन्या की दादी सावित्री जी होती है और रघुवर जी को लेकर आई थी। रघुवर जी जो कुछ घंटा था उसके बाद शादी के खिलाफ ही दिख रहे थे, मगर क्योंकि रघुवर जी की पत्नी वेदाही जी और सावित्री जी बचपन से ही सहेली थी तो उनकी बात का मान रखते हुए शिवन्या को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए थे। शिवन्या ऐसी लड़की नहीं थी जैसे आज की घटना के बाद सबको दिखाई दे रही थी। सावित्री जी कहीं इस बारे में यकीन करते हुए रघुवर जी से इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे। सावित्री जी शिवन्या को दिलासा देती है और बोलती है, ना बच्चा, रोते नहीं, आपको हमें कुछ बोलना जरूरी नहीं पड़ता, हमें कोई सफाई नहीं चाहिए आपकी, हम जानते हैं आप ऐसे कभी नहीं कर सकते और अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत बड़ी और गहरी वजह होगी। यह सुनते ही सुप्रिया मन से बोलती, ये भगवान, ये लड़की अपनी दादी को सब कुछ बताने के चक्कर में मेरा खेल ना बिगाड़ दे, मुझे इसे रोकना होगा। शिवन्या को रोकने के इरादे में सुप्रिया जी आगे बढ़कर बोलती है, सुप्रिया जी, गहरी वजह है ना मम्मी जी, जब से आपको बेटी के बिस्तर पकड़ा है तब से बिजनेस लगातार डूबता जा रहा है। किसी के पकड़ा तो क्या हो जाएगा। ऐसे भी सुनहरा मौका था शिवन्या के हाथ में इतने बड़े और प्रतिष्ठित खानदान की बहू बनने का। सच में आज मुझे अपनी परवरिश पर अफसोस हो रहा है। सुप्रिया जी की बात सुनकर सावित्री जी गुस्से से तमतमाते हुए बोलती है, चुप हो जाओ बहू, घर में आग लगी है तो पानी डाल के उसे बुझाया जाता है, ना कि उस आग को भड़काया जाता है। क्या आप देख रही है ना क्या हालत हो गई है बच्ची को रो रो कर। बोलते हुए सावित्री जी को अपने कंधे पर भार बढ़ता हुआ महसूस होता है और वह तुरंत घबराकर शिवन्या को आवाज़ देती है, शिवी बच्चा आप ठीक हैं। लेकिन शिवन्या की तरफ से कोई ना जवाब सुनकर सावित्री जी तुरंत उसके सिर को अपने पैर कंधे से हटाती है और शिवन्या का सिर ही नहीं बल्कि पूरा शरीर बेजान सा एक तरफ लुढ़कने लगता है।
सावित्री जी संभालने की कोशिश करती है, मगर बूढ़ी हड्डी में इतनी ताकत नहीं थी कि पूरी तरह संभाल पाती। संभालते संभालते भी शिवन्या का माथा पास में ही रखे मेज से टकरा जाता है और खून की एक धार बह निकलती है उसके माथे से। ये देखकर सावित्री जी की चीख निकल जाती है और वो घबराकर बोलती है, ये भगवान, कितना खून बह रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मदद कीजिए हमारी बच्ची को उठाने में। यह सुनकर जहाँ आदित्य के पापा तेजवीर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने लगते हैं, वहीं आदित्य के चाची जी बलवीर जैसे कि ही शिवन्या को उठाने के लिए कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, तुरंत आदित्य की चाची कामिनी जी उन्हें कोहनी मारकर धीरे से आंख दरेर कर बोलती है, ज़्यादा मदद रेसा मत बनो, जैसे सब चुपचाप तमाशा बीन देख रहे हैं, तुम भी बस तमाशा देखो। इस लड़की ने जो रायता फैलाया है उस पर तो पैर रखने की कोशिश मत करो, वरना भाभी की नज़रें टेढ़ी हुई और बहुत बुरा होगा। मैं फिलहाल संजना भाभी के बिगड़ाने की मूड में नहीं हूँ, वो भी इस लड़की के लिए जो ना 3 में है और ना 13 में, चांस ही नहीं है। बलवीर जी, सुना नहीं आप, तुमने बाबूजी ने क्या कहा, अब वो हमारे घर की बहू है। कामिनी जी तो बन ही गई है, पर कितने दिन के लिए। देखिए संजना भाभी, टिकने नहीं देंगे इसे, बहुत सातिर औरत है, शरारत और नवाब ओढ़कर कितनी साजिश रचती है। और ये कमाल तो देखो आप, बाप बेटे परिवार सबको अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, सबको तो त्याग की देवी, ममता की मूरत, आदर्श बहू, आदर्श माँ और न जाने क्या क्या नजर आती है, लेकिन इसकी असली हकीकत तो मैं ही जानती हूँ। बलजीत जी गुस्से से अपने कंट्रोल को करते हुए कहते हैं और बोलते हैं, तुमने तो बस बहाना चाहिए होता है भाभी को बुरा भला कहने का, उन पे कामियाँ निकालने की बजाय खुद को उसकी जैसे बनाने की कोशिश करो। कामिनी जी, कोशिश तो करती हूँ उसके जैसे बनने की, पर क्या करूँ, मेरी किस्मत में फूटी हुई है। जिसकी पति ही उसकी मुट्ठी में ना हो, वो औरत क्या खाक राज करेगी घर पर? घर पर भी सिर्फ राज वही औरत कर सकती है जिसका पति उसके बस में हो। कामिनी अपने दांतें खींचते हुए धीरे से बलवीर जी को कहती है, बलवीर जी, कामिनी का व्यंग कसते हुए सीख लो, तुम तो सारे पतौरे जानती हो भाभी जी, दावा करती हो ना कि अच्छे से समझने का, तो फिर उन्हीं को समझ में चलो, क्यों नहीं इसके पतौरे इस्तेमाल करती करो, अप्लाई एक और बार पति को बस में करने का, जैसे भाभी ने किया हुआ है भैया को बोलकर। बलवीर जी वहाँ से खिसक जाते हैं। कामिनी जी गुस्से से अपने हाथ को दोनों मुठ्ठियाँ बांधते हुए, पति को तो बस तब करो जब पति अपने भाभी के जादू से बाहर आए। दिन रात पूरा परिवार और इस औरत का महिमा मंडन करता रहता है। इसकी चालाकियाँ तो किसी को दिखाई ही नहीं देती है, सबको कठपुतलिया की तरह इस्तेमाल करती है। देखना अपने परिचित अंदाज में कैसे उसकी लड़की को बाहर रास्ता दिखाती हूँ। शिवन्या अपनी दादी के बाहों में बेहोश थी, जहाँ तेजस्वी डॉक्टर को फ़ोन कर रहे होते हैं। वही बलदेव जी कानूनी जी शिवन्या को उठाने से रोक देती है। तभी रघुवीर रायचंद एक बार फिर कड़कती आवाज़ में बोलते हैं, आदित्य उठाइए बहू को और फिर उसे बिस्तर में लिटाइए और बाकी लोग भीड़ मत लगाइए, सब लोग चलकर जलपान कीजिए। इतना सुनकर कुछ करीबी रिश्तेदार जो भी वहाँ रूम में सभी बाहर चले जाते हैं। अब रूम में दूल्हे पक्ष की तरफ से रघुवर जी और दोनों बहू बेटी दामाद और उनके बच्चे ही बचे थे, लेकिन आदित्य अभी भी शून्य में ताकते हुए किसी की दुनिया में मग्न बैठा हुआ था। आदित्य, सुना नहीं, आपकी बहू को उठाइए। रघुवर जी की कड़कती आवाज़ एक बार फिर से गूंजती है। अब की बार आदित्य अपना चेहरा उठाकर रघुवर जी की तरफ देखता है, फिर आहिस्ता से अपनी जगह में खड़ा होता है और सबकी नज़रें बेहोश होते हुए शिवन्या की तरफ जाता है और अगले ही पल वह तेज कदमों की रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य, किधर जा रहे हो? हमने कहा ना बहू को उठाओ। रघुवर रायचंद इस बार गुस्से से बोलते हैं। आदित्य के कदमों की लगता रघुवर जी की आवाज़ सुनकर एक बार फिर धीमी हो जाती है, मगर वह रुकता नहीं और फिर तेजी से कदमों में रूम से बाहर चला जाता है। संजना जी, बाबूजी, आप आदित्य की हालत समझने की कोशिश कीजिए। पहले प्यार में धोखा खाया, जैसे तैसे करके अपने सहेली की बेटी की शादी करने के लिए तैयार हुआ था और यहाँ की सबकी उसकी दुल्हन ही बदल गई।
आप प्लीज़ समझाने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त आदित्य के दिल में क्या गुजरा है। उसे थोड़ा समय दीजिए। रिश्तों से विश्वास उठ गया है उसका। अब सब ही एक ही रिश्ता में धोखा खाया था, फिर भी कितना समय लगा था भरोसा करने में, तो उसे बार बार धोखा ही मिलता है। किसी भी तरह जोर ज़बरदस्ती कहीं आदित्य को हम लोगों से दूर ना ले जाए। कामनी जी मन में ये मारा तीर निशाने पे। बापूजी को भी क्या लाजवाब। मेरे अंदर कामियाँ तो ये लोग सूक्ष्मदर्शी की खोज में निकालते हैं, पर 56 छुरी कितनी मिठास और खंजर दिन में उतरती है। संजना भाभी का जिक्र आते ही पूरे परिवार के दिमाग में जंग खा जाता है और मेरा नाम आते ही सबके दिमाग ऐसे दौड़ते हैं जैसे इन सब का दिमाग में ड्रेसिंग करवाती हो। अब तक तेजवीर जी आगे बढ़ के सिवन्या को अपनी गोद में उठाते हैं और सावित्री जी से बोलते हैं, माँ जी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर बस आते ही होंगे, कुछ नहीं होगा। सिवन्या बिटिया को थोड़ी देर में ही डॉक्टर आकर सिवन्या को ड्रेसिंग करते हैं और इंजेक्शन लगा के बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, सुबह तक होश आ जाएगा। सर पर चोट थोड़ी गहरी है, जख्म भरने के टाइम लगेगा, ये दवाइयाँ दे दीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद रघुवर जी अपने बेटे बलवीर को दोनों बहुओं के मुताबिक होते हुए बोलते हैं, आप लोग घर जाकर बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए, साथ ही बाकी बच्चों को भी ले जाइए। यहाँ तक बहू को विदा कराकर ले जाने के लिए हम तेजवीर और आदित्य रुकेंगे। तभी अंजलि, आदित्य की बुआ की बेटी, जो कि लगभग सिवन्या के हम उम्र थी, दौड़ते हुए आती है। घबराकर बोलती है, नानू, आदि भैया तो अपनी कार लेके गुस्से में पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमने आवाज़ भी दी थी मगर उन्होंने सुना नहीं, बहुत तेज़ी से कार लेकर निकले गए। संजना जी घबराते हुए, ये भगवान मेरे आदि की रक्षा करना, वह तो शादी करना भी नहीं चाहता है, सिर्फ मेरी खुशी के लिए तैयार हुआ था। मुझे लगा था शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे अपना दर्द बाहर आ जाएगा। मुझे पता था कि एक नया जख्म मिलेगा मेरे बेटे को। बोलते हुए संजना जी अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। तेजस्वी, फिर संजना संभालिए अपने आप को, आपने तो आदि के लिए अच्छे के लिए ही किया था ना, किसी को भी नहीं पता ऐसा हो जाएगा। संजना जी बुरी तरह रोते हुए, कैसे संभालूं खुद को तेज जी, बताइए ना कैसे संभालूं, मेरा बेटा इतना दर्द में है और मैं इस दर्द की वजह से भी मेरा क्या धरा है। मुझे क्या पता है, जिस रिश्ते में बंधन में बंधकर मैं ये सोच रही थी कि उसके जख्मों पर महरम लगा रही हूँ, वो महरम कहीं नजर नहीं आएगा। अनजाने में ही सही पर नाजुक बना दिया मैंने अपने बेटे के जख्मों को। तेज जी, कुछ भी करके मेरे आदि को ले आइए, वो गुस्से में ड्राइव कर रहा है, आपको पता है ना, एक बार पहले भी वो गुस्से में अपना एक्सीडेंट करा चुका था। तेजवीर सी, संभालिए खुद को रंजना, कुछ नहीं होगा, आदि को थोड़ा वक्त लगेगा, वो संभाल लेंगे खुद को, और ये उन्होंने अब से ही सीखा है। आप तो स्ट्रेंथ होना उनकी। संजना जी, मुझे ये सब पता चला, मुझे मेरा आदि सही सलामत चाहिए, ढूंढ लीजिए मेरे आदि को। जब तक मैं आदि की सही सलामत नहीं देख लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। रघुवर जी, संजना को बहू हम अभी कमिश्नर की बात करते हैं और बाकी बच्चों को आदि को ढूंढने के लिए भेजते हैं। आप घर जाइए, बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। अंजलि संजना से, मामी, भाई किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप अपने फ़ोन से मिलाइए ना, आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। संजना जी तुरंत अपने आंसू पोंछ कर कहते हुए, हाँ, मैं कॉल करती हूँ अपने बेटे को। इधर आदित्य एक हाथ में ड्राइव कर रहा था, दूसरे हाथ में विक्की के बोतल रखे हुए थे और तेज ड्राइव करते हुए लगातार शराब पी रहा था। एक बोतल खाली होता तो दूसरा आदित्य उस बोतल की खिड़की के बाहर फेंक देता, दूसरी बोतल उठाकर अपने मुंह खोलता और फिर उसे पीना शुरू कर देता। फ़ोन लगातार बज रहा था लेकिन आदित्य को देखकर भी लगातार अनदेखा कर रहा था। आंखों में लाली इस तरह तक हद तक थी कि मानो खून उतरा हो। इसकी वजह गुस्सा था या नशा, शायद दोनों। तभी संजना जी का कॉल आता है। आदित्य पहली बार कॉल नहीं उठाता। आदित्य कार तेजी से दौड़ाते हुए शराब पीता है और बार बार फ़ोन का स्क्रीन देखते हुए बोतल ख़त्म करके जैसे ही फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाता है, फ़ोन कट कर देता है। दूसरी तरफ संजना जी रोते हुए, बहुत टूटा हुआ है मेरा बेटा, वो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, बोल कर एक फिर फ़ोन मिलाती हूँ।
इस बार आदित्य फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो फ़ोन हाथ से फिसल जाता है और आदित्य थोड़ा सा झुक कर फ़ोन उठाने की कोशिश करता है। तभी सामने से तेज रफ्तार आते हुए ट्रक की रोशनी उसको आंखों में पड़ती है और फिर कुछ अप्रिय आवाज़ आते हैं, मसलन गाड़ी के पहियों का घिसटना, जोरदार टक्कर और किसी वाहन के सड़क के नीचे खाई में गिर जाना और फिर एक धमाके के साथ आग में जाना और फिर सड़क पर गहन सन्नाटा छा गया। इसके बाद फिर इधर सभी लोग जाकर उसको ढूंढ रहे थे। तब फिर वो एक खाई में गिरा हुआ मिला, उसमें उसका लाश बॉडी मिली जो बहुत दर्दनाक थी उस परिवार के लिए। इसके बाद जो मजाक बना रहे थे दुल्हन का, वो मजाक ही बन के रह गया। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था उनका। जी हाँ, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये स्टोरी समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं न्यू रोज़ स्टोरी लेकर आती हूँ और सच बताऊँ तो आप लोगों को बहुत पसंद आती होगी। और इसी तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी लेकर, कुछ अच्छा सा कुछ खास सा लेके आप लोगों के सामने और लेते हैं आप लोगों से विदा।